लीजिए साइकोलॉजी 2025 क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जब भी आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की होती है कि आपने क्या पिछले साल के पेपर को एनालाइज किया है, क्या आपने ये समझने की कोशिश करी है कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स है या कौन कौन से ऐसे पार्ट्स है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। अगर नहीं तो आज मैं आप लोगों की हेल्प करने वाली हूँ। मैं हूँ मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी मेंटोर। सो भाई देखिए, अभी मैंने आपको 2026 का क्वेश्चन पेपर कराया था, आज मैं आपको 25 का क्वेश्चन पेपर कराने वाली हूँ। एंड एक चीज़ याद रखिएगा दैट आप लोगों के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे ऑलरेडी 2500 स्टूडेंट्स हैं। सो मेक श्योर आप वो ज्वाइन करें, बिकॉज यहाँ पे क्लासेस की पीपीटीज भी वहीं मिलने वाली हैं। तो टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करेंगे मुस्कान गुप्ता साइकोलॉजी CVTPG, आपको मिल जाएगा। तो चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। डैश फेल्ट दैट द सोल कुड एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम द बॉडी। ऐसा कौन इंसान था, कौन से ऐसे फिलोसोफर थे जिन्होंने ये बोला कि हमारा जो सोल है वो हमारी बॉडी से अलग तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है? क्या ये प्लेटो थे, क्या ये डे नाइमा है, रेने डेकार्ट है या गुस्ताव फेचनर है? देखा जाए तो प्लेटो भी इनका आंसर है और रेने डेकार्ट भी है। आपके जो आंसर की आई थी उसके अंदर ये दोनों ही आंसर यहाँ पे करेक्ट बताए गए थे। रेने डेकार्ट, ठीक है, इन्होंने हमारे को ड्यूअलिज्म की बात यहाँ पे करी जा रही है। इसी तरीके से तो आपको ये हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी से क्वेश्चन आता है। द एबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम यूजुअली स्पेशली द ब्रेन कि वो अडेप्ट कर सके टू द एनवायरनमेंट एंड रिप्लेस कर सके फंक्शन फॉलोइंग डैमेज। डैमेज के बाद आपके ब्रेन के अंदर एबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, पूरा अच्छे तरीके से दोबारा से रिवायर कर सकता है। लेटरलाइजेशन, लोकलाइजेशन, न्यूरोप्लास्टिसिटी या न्यूरो डीजेनरेशन, हमें पता है हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि बात हो रही है कि किस तरीके से आपके ब्रेन जो है अडेप्ट कर रहा है एनवायरनमेंट को, तो इट कैन बी योर न्यूरोप्लास्टिसिटी। बट लोकलाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है कि आपके ब्रेन के पार्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं। लेटरलाइजेशन का मतलब हो जाता है कि किस तरीके से आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर्स के अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है, फंक्शन वो किस तरीके से करते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया आपको देखना है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या ये हमारे को अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज के लिए हो जाता है, क्या फिर ये स्पीच प्रोडक्शन, मोटर कंट्रोल या फिर सोमैटोसेंसरी के लिए है। देखा जाए तो ब्रोकाज एरिया आपको किस चीज के अंदर हेल्प करता है, स्पीच प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। कहां प्रेजेंट है ये आपका फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट है। बायोसाइकोलॉजी हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। जब भी हम अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो हम लोग रेफर कर रहे हैं वर्नाइकीज एरिया को, ठीक है। तो ये आपके लिए इस तरीके से इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ द सेल। एक ऐसा पार्ट आपके न्यूरॉन का जो रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसके लाइफ की, पूरी सेल की जो लाइफ है उसको मेंटेन करके रखेगा, तो वो क्या है? क्या वो डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन है, सोमा है या ग्लियल सेल्स हैं? बताइए। हमें पता है डेंड्राइट्स जो है ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनका काम है रिसीव करना, तो ये नहीं हो सकते। हमें पता है कि एक्सॉन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम है कम्युनिकेशन आगे बढ़ाना, तो इट विल बी योर सोमा। सोमा इज द सेल बॉडी जिसका काम है कि पूरे सेल को वो मेंटेन करके रखे, राइट। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ डैश नर्वस सिस्टम। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो कौन से नर्वस सिस्टम का पार्ट है? ऑटोमेटिक, ऑटोनॉमिक, सोमैटिक, पेरिफेरल या फिर सेंट्रल? आप जो है 25 के पेपर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अगर बेसिक्स क्लियर है तो आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब आप 26 का पेपर देखोगे तो आपको ये पता चल पाएगा कि किस तरीके से एग्जाम का लेवल जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है, इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट हो जाता है? ये सेंट्रल का पार्ट है। सेंट्रल के अंदर आपका ब्रेन आ जाता है और साथ ही साथ आपको स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलेगा। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द केमिकल सब्सटेंसेस दैट कैन मिमिक और एनहांस द इफेक्ट्स ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर ऑन द रिसेप्टर साइट ऑफ द सेल। ये न्यूरोट्रांसमीटर से क्वेश्चन है, अगेन बायोसाइकोलॉजी। तो एगोनिस्ट हो गए, एंटागोनिस्ट हो गए, एंटोलॉजिस्ट या एग्नोलिस्ट, ये चलो मैं आपके लिए एलिमिनेट कर देती हूँ। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिमिक या फिर एनहांस किया जा रहा है। जैसे कि हमारा जो एसेटोक्लाइन होता है उसके रेफरेंस में ये बात करी जा रही है। एक क्यूरेट ड्रग होता है, अगर वो आता है तो वो ब्लॉक करता है, तो ब्लॉक इज योर एंटागोनिस्ट। बट अगर कभी भी आपका मिमिक या फिर एनहांस किया जा रहा है इफेक्ट, इट इज गोइंग टू बी योर एगोनिस्ट, ठीक है, उसे हम एगोनिस्ट बोलते हैं। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प करता है कि हम अपनी एंजाइटी को काम करें? इज इट गाबा, इज इट एसिटोक्लाइन, ग्लूटामिक एसिड या फिर डोपामिन? कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? आपको पता होना चाहिए दैट इट इज योर गाबा, यानी कि गामा अमीनोब्यूटिक एसिड आपका सबसे मेन यहाँ पे पार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन आता है, हिपोकैम्पस प्लेज अ रोल इन इमोशन, बैलेंस, कंट्रोल, फियर या फिर सेक्सुअल ड्राइव। देखा जाए हम लोगों को पता है कि हिपोकैम्पस का मेन रोल किस चीज के अंदर आता है? मेमोरीज के अंदर आता है। बट क्योंकि हमें क्लोजेस्ट ऑप्शन यहाँ पे इमोशन दिखेगा तो हम उसके साथ जो है जाने वाले हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आ जाएगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये क्या है, ये आपका एक मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स यहाँ पे ऑपरेंट के ऊपर बेस्ड है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, एवर्सिव कंडीशनिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन या फिर फ्लडिंग। देखो आप लोगों का यहाँ पे बिहेवियर मॉडिफिकेशन तो आता ही आता है, तो सी वाले सारे ऑप्शंस देखो तो आपने इसे एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, एवर्सिव कंडीशनिंग और आपके क्या पूछा जा रहा है, फ्लडिंग, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर दिख रहा है भाई, ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर क्या क्या चीजें आप लोगों की होती ही होती हैं, एवर्सिव कंडीशनिंग आपकी नहीं होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी, सी एंड डी बनने वाला है। एवर्सिव कंडीशनिंग होती तो नहीं है जितना मुझे याद है, बिकॉज एवर्सिव कंडीशनिंग क्लासिकल का ज्यादा पार्ट बनती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिहेवियर मॉडिफिकेशन, फ्लडिंग जो है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग के बेसिस पे रिलाई करने वाली है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, व्हाट इज करेक्ट अबाउट ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो 2025 के पेपर में आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग से ही आए हैं। यहाँ पे क्या हमारा गोल होता है कि हम लोगों को रेट ऑफ एक ऑलरेडी अकरिंग रिस्पॉन्स बढ़ाना है, या फिर हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सेज हैं जो वॉलंटरी हैं, या फिर हमारे यहाँ पे जो रिस्पॉन्सेज है इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्सिव है, रीइंफोर्समेंट मस्ट बी इमीडिएट, आपको ये बताना है। तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात हो रही है। कभी भी आपके यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं होते तो आप सी को एलिमिनेट कर दो, यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, तो आपको फर्स्ट आंसर मिल जाएगा। यानी कि हमारा गोल होता है कि जो भी एक पर्टिकुलर बिहेवियर अभी आ रहा है हम उसके रिस्पॉन्स को बढ़ाएं। दूसरी चीज होती है यहाँ पे वॉलंटरी बिहेवियर देखने को मिलेगा एंड हमें यहाँ पे रीइंफोर्समेंट देनी होती है, तो इट शुड बी इमीडिएट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following examples are related to punishment? Again हमारे ये उसी से related आ जाएगा। So punishment की जब बात हो रही है, stopping at a red light to avoid getting in an accident, losing the privilege of driving because you got into too many accidents, आपकी privilege ली जा रही है तो आपको punishment दी जा रही है, absolutely. Having to lose some of your money to pay the penalty for late tax filing, late tax दिया तो penalty देनी पड़ रही है, तो B and C तो बनता ही है, तो B and C आपका हो रहा है, A आपका आने नहीं वाला है। Being grounded, losing your freedom because of your disobedience, तो हमें मिल गया P, C and D। पनिशमेंट यूजुअली करी जाती है, दी जाती है ताकि आप बिहेवियर को रिड्यूस कर सको, ठीक है, तो इसीलिए ये मेन कंपोनेंट हो जाता है। आइडेंटिफाई द शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन विच द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज रिक्वायर्ड फॉर रीइंफोर्समेंट इज डिफरेंट फॉर ईच ट्रायल और इवेंट। हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है जब भी हमारा शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट हम देने वाले हैं तो उस रीइंफोर्समेंट के अंदर किस तरीके से हमारी जो अलग अलग तरीके के हमारे हर एक ट्रायल और इवेंट होने चाहिए। क्या ये वेरिएबल इंटरवल है, वेरिएबल रेशियो है, फिक्स्ड रेशियो या फिर फिक्स्ड इंटरवल है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता, इट इज लाइक गैम्बलिंग, आप बस खेलते जा रहे हो बिकॉज इट इज लाइक ट्रायल एंड एरर। तो इसमें आपका क्या बनने वाला है, वेरिएबल रेशियो, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, राइट। चलिए, the tendency to falsely believe through revision of older memories to include newer information that one could have correctly predicted the outcome of an event। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि किस तरीके से आपने एक इन्फॉर्मेशन पे फॉल्सली बिलीव करके रखा है कि आपकी जितनी भी पुरानी मेमोरीज हैं, चाहे वो आपकी रिविजन ऑफ ओल्डर मेमोरीज हो रही हैं जिसके अंदर आप न्यू इन्फॉर्मेशन को डालने की कोशिश कर रहे हो, जो कि एक इंसान ऑलरेडी पहले से प्रिडिक्ट कर सकता था। तो इसे देखा जाए तो हम इसे बोलते हैं हाइंडसाइट बायस, कि मुझे तो ये सारी चीजें पहले से पता थी। कई बारी अलग अलग इंस्टेंसेस में आपने देखा होगा कि ये चीज आप लोग एक्सपीरियंस भी करते होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी। दिस इज वन ऑफ द स्टार क्वेश्चन, वन ऑफ द स्टार टॉपिक जो आप लोगों से पूछा जाता है बार बार। सेंसरी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, सिलेक्टिव अटेंशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द आंसर है? करेक्ट सीक्वेंस आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, सबसे पहले आपकी सेंसरी मेमोरी आती है, ठीक है। आपकी सेंसरी मेमोरी आएगी, फिर आप उसे सेलेक्टिवली अटेंशन पे करोगे। तो मैं कह सकती हूँ ए के बाद सी आ रहा है, जैसे ही आपको ए के बाद सी दिख रहा है फिर आपकी वो इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, शॉर्ट टर्म में जाएगी, फिर वो आपके लॉन्ग टर्म में ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसर्च हैज शोन दैट शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट फ्रॉम अबाउट डैश सेकेंड्स विदाउट रिहर्सल। बिना रिहर्सल के आपकी जो मेमोरी है वो कम से कम कुछ टाइम के लिए रहेगी, ठीक है, रिहर्सल जहाँ पे आप नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ऐसा मेथड है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जितनी भी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर मेमोरी है कहीं ना कहीं वो हमारी ऐसा 15 सेकेंड्स तक जो है होल्ड हो जाती है। तो उसके बेसिस पे हमारा 12 to 30 यहाँ पे बनने वाला है आंसर। बिना रिहर्सल के आप इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है, टिपिकली। चलिए, द टेंडेंसी टू परसीव टू थिंग्स दैट हैपन क्लोज टुगेदर इन टाइम एज बीइंग रिलेटेड। जब भी कोई दो चीजें एक टाइम पे हो रही हैं, ठीक है, द टेंडेंसी टू परसीव टू थिंग्स जो क्लोज टुगेदर हो रही हैं इन टाइम, एक टाइम पे दो चीजें एक साथ हो रही हैं, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इज इट कॉन्टिन्यूटी, सिमेट्री, क्लोजर या प्रॉक्सिमिटी? इसको हम बोलते हैं क्या? इट इज द
क्लोजर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। अगेन पढ़ो किस तरीके से बात हो रही है, हैपन क्लोज टुगेदर, क्लोज टुगेदर की बात हो रही है। हालांकि यहाँ पे एक और दूसरा प्रिंसिपल भी आ सकता था, बट क्योंकि यही क्लोजेस्ट ऑप्शन है तो हम इसी के साथ जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डेप्थ परसेप्शन, ये सारे क्वेश्चंस आपके सेंसेशन एंड परसेप्शन यूनिट से आते हैं। मोनोक्यूलर क्यू, बाइनोक्यूलर क्यू, प्रॉक्सिमिटी या फिर लीनियर पर्सपेक्टिव। देखा जाए तो डेप्थ परसेप्शन होती है जिसके अंदर हम लोग अपने वर्ल्ड को 3D फिगर्स में देख पाते हैं, तो इसके अंदर हमारे मोनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर और लीनियर पर्सपेक्टिव आ जाते हैं। प्रॉक्सिमिटी क्या है, अपने आप में जेस्टर्ट प्रिंसिपल है, तो सी अगर आप हटा देते हैं तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सो 2025 का पेपर या इन जनरल अगर मैं बोलूं CUET PG पेपर जो है आपका एलिमिनेशन मेथड से बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को अपने बेसिक्स को साइकोलॉजी के बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने हैं, बिकॉज 2027 में आपको देखने को मिलेगा कि और नई नई बहुत ही टॉप की यूनिवर्सिटीज जो है यहाँ पे ऐड होने वाली है, राइट। अगर आप लोगों को काउंसलिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों को आगे 27 की प्रिपरेशन करनी है, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 9240023288। यहाँ पे मेरी टीम हर टाइम अवेलेबल है, बट आप चाहते हो कि आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करो, बैचेस भी मेरे अवेलेबल हैं CUET PG 27 के, तो आप या तो इस नंबर पे कर सकते हो कॉल, नहीं तो आप मुझे मेल कर सकते हो muskan.gupta@247.com, जिसके अंदर मैं आप लोगों को पूरा प्रिपरेशन जो है अच्छे तरीके से कराने वाली हूँ। तो आप लोगों को बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिकॉज नाउ इज द टाइम कि आप लोग अपने प्रिपरेशन को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, यहाँ मुझे कभी भी कंटैक्ट कर सकते हो। इन द ट्राइक्रोमेट्रिक थ्योरी ऑफ कलर विजन विच ऑफ द फॉलोइंग कोन्स हैज बीन इंक्लूडेड। अगेन ये आपका क्वेश्चन आया है कहाँ से, सेंसेशन एंड परसेप्शन से। येलो कोन्स, ब्लू कोन्स, रेड कोन्स और ग्रीन कोन्स, तो कौन सा हमारी ट्राइक्रोमेट्रिक थ्योरी ऑफ कलर विजन के अंदर इंक्लूड होने वाला है। हमें पता है कि इसके अंदर इन्होंने रेड, ग्रीन एंड ब्लू जो है वो इंक्लूड करे थे, तो उसी के बेसिस पे इन्होंने A, B एंड सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए, सॉरी हाँ। सो यहाँ पे हमारा यस करेक्ट होना चाहिए, येलो कोन्स नहीं थे तो मैंने ABC कर दिया, तो इट शुड बी योर ये तीनों कोन्स आपके आएंगे, A वाला नहीं आएगा, तो A को एलिमिनेट कर दो तो B, C एंड D हो जाएगा। मैंने ऑप्शन नहीं रीड किया था बट आंसर सही बोला था। चलिए, द स्नेल शेप स्ट्रक्चर, अगेन सेंसेशन से ये क्वेश्चन है, 26 के पेपर में भी आपने देखा ये पूछा गया था। स्नेल शेप स्ट्रक्चर ऑफ द इनर ईयर दैट इज फिल्ड विद फ्लूइड, फ्लूइड से ये भरा पड़ा है, तो ये ऑडिटरी नर्व, पिना, ईयर ड्रम या कॉकलिया, क्या बनेगा स्नेल शेप स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं कॉकलिया। ये हमारा सबसे मेन पार्ट इनर ईयर का हो जाता है, ठीक है। चलिए, द सेंस ऑफ मूवमेंट एंड बॉडी पोजीशन, जो हमारी सेंस होती है कि हम मूव कर रहे हैं और हमारी बॉडी पोजीशन कहाँ है, क्या ये काइनेस्थेटिक सेंस है या फिर ये वेस्टिबुलर सेंस है। तो इसके पीछे काफी ज्यादा जो है क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स ने बोला था कि बिकॉज यहाँ पे काफी सारे करेक्ट आंसर्स को गलत माना गया था, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे काइनेस्थेटिक और वेस्टिबुलर दोनों ही करेक्ट दिया गया था। हालांकि इसके अंदर काइनेस्थेटिक सेंस जो है वो ज्यादा आना चाहिए, बिकॉज हमारी जो फीडबैक होता है कि हमारी बॉडी कहाँ एग्जिस्ट करती है एंड मूवमेंट ऑफ बॉडी कहाँ है, उसके बेसिस पे बताया जाता है। बट वेस्टिबुलर सेंस जो होता है वो हमें बैलेंस देता है, इट इज द सेंस ऑफ बैलेंस दैट वी हैव इन द स्पेशल रिलेशंस के ऊपर, ठीक है। When the lights are turned on in a sequence, they appear to move. जब लाइट हमारी ऐसे सीक्वेंस में टर्न ऑन, ऐसे ऑन ऑफ हो रही हैं ऊपर नीचे, तो हमें लगता है कि ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, क्या ये ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट है, फाइव फिनोमिनन है, म्यूलर लायर इल्यूजन है, या फिर ये परसेप्चुअल सेट है। देखा जाए तो हम इसे बोलते हैं फाइव फिनोमिनन, जो हमें किसने दिया है, ये हमें दिया है मैक्सवर्थ डाइमंड ने, ठीक है। चलिए, अरेंज मैस्लोज हायरार्की, हलवा क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इन देयर करेक्ट सीक्वेंस, हमें पता है कि सबसे बेसिक लेवल पे क्या आएगी, ठीक है। सबसे बेसिक लेवल पे क्या आना चाहिए, फिजियोलॉजिकल नीड्स आनी चाहिए, फिर इसके बाद सेफ्टी नीड्स आनी चाहिए, तो A, B, फिर उसके बाद आपको D और फिर आपको C देखने को मिलेगा। A, B, D, C आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। The theory that states the importance of cognition or thinking in the determination of emotion, जब भी आप इमोशन की बात कर रहे हो तो वहां पे हमें कॉग्निशन और थिंकिंग जब देखने को मिल रहा है, तो वो कौन सी थ्योरी हो जाएगी। इमोशन की 5 से 6 थ्योरीज हैं और वही आपके लिए सबसे मेन थ्योरी है। शार्टर एंड सिंगर थ्योरी ऑफ इमोशन, जेम्स लैंड थ्योरी ऑफ इमोशन, कॉमन सेंस थ्योरी ऑफ इमोशन, या फिर कैनन बार्ट। कॉमन सेंस ऐसा तो कुछ नहीं है, शार्टर एंड सिंगर की थ्योरी है जिसके अंदर हमारे फिजियोलॉजिकल अराउजल के बाद हम लोग एक थॉट देते हैं, कॉग्निशन देखते हैं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ इमोशन, ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको रिपीट होता भी है, तो इमोशन के कंपोनेंट्स आपको बताने हैं। क्या इसके अंदर फिजिकल रिएक्शन, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, अटेंशन, क्या ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपको सिर्फ इंक्लूड होकर यहाँ पे दिखने वाले हैं। देखा जाए तो आपका फिजियोलॉजिकल रिएक्शन जो आता है वो भी देखते हैं, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस तो इमोशन अपने आप में है ही, आप अटेंशन भी पे कर रहे हो, बिहेवियरल रिएक्शन भी है, तो उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे आंसर A, B,
डी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोगों की जो मेन थ्योरीज हैं उसके अंदर हम लोग फिजियोलॉजिकल अराउजल की बात करते हैं, सब्जेक्टिव कॉग्निटिव रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं और बिहेवियरल रिएक्शंस की बात करते हैं, लेकिन हम कभी भी अटेंशन की बात नहीं करते हैं कि हमने किस तरीके से अटेंशन जो है पे करी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल हु हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड इन अटेनिंग गोल्स एंड मे बी हाई इन द नीड फॉर मोटिवेशन से क्वेश्चन है ये कि वो लोग जिनकी जो हाई एक ऐसी स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि वो अपनी लाइफ में गोल्स अटेन करना चाहते हैं, उनकी हाई नीड किस चीज़ के लिए हो सकती है, अटेंशन, पावर, एफिलिएशन या फिर अचीवमेंट, क्या आपको लगता है? मैक्लेलैंड की लर्न थ्योरी ऑफ नीड से ये क्वेश्चन आया है। सो दीज पीपल आर हाई इन अचीवमेंट, ये मॉडरेट लेवल के रिस्क जो है लेके चलना चाहते हैं। इन सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, some inborn and universal needs help people gain a complete sense of self and whole healthy relationship with others। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी जो रायन एंड डेसी ने दिए हैं, हमें उसके 3 मेन कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस, रिलेटेडनेस एंड एक्सेप्टेंस। सो देखा जाए आपके पास जब इंडिपेंडेंस होगी, आपके पास स्किल्स हैं और आपके पास रिलेशनशिप्स हैं उतने अच्छे, तो इसके बेसिस पे आपकी एक सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी आती है कि आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगी। सो ए, बी एंड सी ओनली यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्स-डॉडसन लॉ स्टेट्स दैट परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू व्हाट? यक्स-डॉडसन लॉ के कहते हैं एक इनवर्स यू है जिसमें अराउजल की बात होती है, ठीक है। आप कितना अराउज है, आप कितनी अटेंशन पे कर सकते हो, अगर आपका मॉडरेट लेवल का स्ट्रेस होगा, मॉडरेट लेवल का अराउजल होगा, तो उस पर आपकी परफॉर्मेंस पीक पे होगी। ना कम स्ट्रेस होना ना ज्यादा स्ट्रेस होना बहुत ही ज्यादा क्या है आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है। द नीड फॉर सोशल अप्रूवल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश काइंड ऑफ ड्राइव। जो आपकी सोशल अप्रूवल है, क्या वो एक प्राइमरी ड्राइव है, इंस्टिंक्टिव है, इननेट है, या फिर ये एक आपके लिए एक्वायर्ड ड्राइव हो जाएगी? आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। सो ये आप ऐसे कह सकते हो कि कैरन हर्नाई से क्वेश्चन हो सकता है ये। तो हमारी ये एक एक्वायर्ड नीड है, हमने एक्वायर करी है कि हमें सोशल अप्रूवल चाहिए इस पर्सन से या सोसाइटी से। प्राइमरी और इंस्टिंक्टिव नीड जो होती है यूजुअली ज्यादातर बायोलॉजिकल आपको देखने को मिल जाएंगी। Dash intelligence refers to accumulated knowledge, information stored over a lifespan of experience, plus the application of skills and knowledge to solving specific problems. तो fluid, crystallized, practical, contextual किस तरीके की ये आपको देखने को मिल जाती है? So यहाँ पे आपके fluid intelligence और crystallized के बीच में पूछा जा रहा है, तो ये आपका crystallized intelligence रहने वाला है, जहाँ पे आपकी जो intelligence है particularly जितनी भी आपने किताब से अपनी पूरी over the life जो factual knowledge gain करी है, लेकिन जो आपकी fluid intelligence होती है decline with age because की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है। मैच द थ्योरिस्ट विद द थ्योरी ऑन द फेनोमेनन, ठीक है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने हमें कौन सी थ्योरी दी है, हमें पता होना चाहिए। ही हैड गिवन अस, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने हमें ट्रैकिक थ्योरी दी है, तो ए का थर्ड से लगाओगे तो आपको ऑप्शन नंबर 4 मिल जाएगा। बट रेमंड कटेल ने हमें क्या दिया है, फ्लूइड इंटेलिजेंस दी है। दास नेग्लेरी एंड किर्बे ने हमें क्या दिया है, दास नेग्लेरी ने हमें पास थ्योरी दी है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। मैच द टेस्ट सिंड्रोम यहाँ पे आपको लगाने हैं। ये सिंड्रोम्स आपसे पूछे भी जाते हैं काफी बारी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्पैन का पार्ट है। आपको सबसे ऊपर दिया गया है पिक्चर कंप्लीशन, सिमिलैरिटीज, डाउन सिंड्रोम एंड विलियम सिंड्रोम। सो अगर आपको डाउन सिंड्रोम भी पता है उसके अंदर क्या होने वाला है तो उसके बेसिस पे भी आप कर सकते हो। लेकिन ये जो परफॉर्मेंस टेस्ट, वर्बल टेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, किसका पार्ट है, ये आपके वेशलर के उसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। जो वेशलर का टेस्ट है ये वहां से आप लोगों से पूछा जाता है। सो इसके बेसिस पे आप जो है डाउन सिंड्रोम लगाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपके साथ क्या हो सकता है, सी का आप सेकेंड लगा सकते हो, ठीक है। सी का सेकंड तो हमें दिया ही नहीं है, तो हम यहाँ पे सी का फोर्थ लगाते हुए जाते हैं। तो सी का फोर्थ अगर आप लगाते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 मिल जाएगा। यानी कि आपका आईक्यू कम है बट म्यूजिकल टैलेंट के साथ है। बट विलियम सिंड्रोम के अंदर यूजुअली आपका आईक्यू जो है बिलो कितना आने वाला है, आईक्यू जो है आपका यहाँ पे बिलो क्या कहते हैं 50 हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द सबसेट्स ऑफ वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ से आपको वेशलर के स्केल निकालने हैं। अरिथमेटिक, डिजिट सिंबल, सिमिलैरिटीज एंड ऑब्जेक्ट असेंबली। तो यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट आपके आ जाते हैं, तो देखा जाए तो अरिथमेटिक क्या उनके पास है, डिजिटल सिंबल, सिमिलैरिटीज है, ठीक है। सी वाला तो आपका होगा ही होगा। तो यहाँ पे आपके अरिथमेटिक, डिजिट सिंबल, सिमिलैरिटीज एंड ऑब्जेक्ट असेंबली, आपके ये सारे जो है वेशलर के इंटेलिजेंस के पार्ट हैं। हर एक अलग अलग तरीके से है, कोई वर्बल है, कोई परफॉर्मेंस है, तो इस तरीके से मिलके ये टेस्ट जो है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यहाँ पे आपका ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है, क्या वो आर्मी अल्फा है या फिर वो आपका स्टैनफोर्ड बिने भाटिया बैटरी वेशलर इंटेलिजेंस है? बताइए भाई कौन सा आपका एक ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस हो सकता है। सो यहाँ पे ये आपका जो आर्मी
अल्फा टेस्ट है जो बनाया गया था 1916 के अराउंड, जब आप वर्ल्ड वॉर 1 में यूएस ने एंटर किया था, तो दे वांटेड टू रिक्रूट पीपल। तो उस टाइम पे वो चाहते थे कि इंडिविजुअल लेवल की जगह ग्रुप लेवल पे हम कोई टेस्ट बनाना चाहते हैं, तब ये बनाए गए थे। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ IQ इज इन मेंटल हेल्थ, मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100। किस तरीके से काम करेगा? फॉर्मूला आपका है MA/CA इनटू में 100। ये फॉर्मूला हमें विलियम स्टर्न ने दिया है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। इन द ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो हमारे 3 एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है? एनालिटिक, क्रिएटिव एंड तीसरा पार्ट क्या है? एनालिटिकल है, क्रिएटिव है एंड हमारे पास प्रैक्टिस इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, जो स्ट्रीट स्मार्ट लोगों में काफी ज्यादा देखने को मिलेगी या जिनमें एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस ज्यादा होगी। ठीक है, विद दैट गाइज आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि ये मेरा महापैक अवेलेबल है जो आपके लिए एक 1 ईयर लॉन्ग कोर्स रहने वाला है, जहां पे आप लोगों को पूरा मैं फाउंडेशन कोर्स दूंगी, क्रैश कोर्स दूंगी। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स रहने वाला है। आप जो है यहाँ पे कोड यूज करोगे MG10, तो इसके थ्रू आपके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आपको अगर ऐसा लगता है कि मैम फाउंडेशन ले या महापैक ले, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये मेरी ईमेल ID है muskan.gupta@ada247.com। ठीक है, चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय हु। कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस किसने बनाया है? क्या ये सैलोवे और मेयर ने बनाया है या फिर गोलमैन ने बनाया है? अगर इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इट वुड बी सैलोवे एंड मेयर। उसके बाद जो गोलमैन थे उन्होंने उसे 1995 में बहुत ज्यादा पॉपुलराइज करा था। तो फर्स्ट इट वाज गिवन बाय 1990। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द टर्म्स ऑफ पर्सन सेंटर्ड थेरेपी इन देयर करेक्ट सीक्वेंस। तो लगाइए भाई, अनरियलिस्टिक कंडीशंस ऑफ वर्थ थेरेपी, डिस्टॉर्टेड सेल्फ कंसेप्ट, एनहांस एडजस्टमेंट, प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ फुलफिलमेंट। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा कि हम लोगों को बहुत ही अनरियलिस्टिक कंडीशंस ऑफ वर्थ लगाई गई हैं। आप ऐसा करोगे तभी आपको प्यार मिलेगा, तो A हो गया। उसके बाद जो है आपको क्या देखने को मिलता है, आपकी डिस्टॉर्टेड सेल्फ कंसेप्ट, आपको खुद को लेके कंसेप्ट जो है अलग हो चुका है। फिर आप जाते हैं थेरेपी में, जिससे आपकी एडजस्टमेंट होती है। तो A, C, B, D यहाँ पे करेक्ट बनेगा। Which therapy focuses on persuading individuals to recognize and change irrational assumptions that underlie their thinking. थिंकिंग के अंदर बात हो रही है इरैशनल assumptions की। तो CBT बनना चाहिए रैशनल इमोटिव थेरेपी बनना चाहिए, बिकॉज हमारी जो इरैशनल बिलीव्स हैं उन्हीं को हम हटाना चाह रहे हैं। ये वो सारे इरैशनल बिलीव्स हैं जिसके अंदर हमने सारे मस्ट एंड शुड्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। ठीक है, मस्ट एंड शुड की आई मस्ट बी परफेक्ट, एवरीवन शुड लव मी, उस तरीके से काम करेगा ये। क्वेश्चन नंबर 39, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अरेंज द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस इन सीक्वेंस दैट लीड टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। नेगेटिव अफेक्ट, इलॉजिकल आइडियाज, डिप्रेशन या फिर नेगेटिव थॉट्स, ये आपको सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले आपके साथ क्या होगा, देखो आपको डिप्रेशन कब होगा, डिप्रेशन आपको सबसे लास्ट में ही होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले जो है आपके पास आपका मूड खराब होगा या इलॉजिकल आइडियाज आएंगे। देखो सबसे पहले तो C लास्ट में लगा दो। तो पहले आपके पास इलॉजिकल आइडियाज आए, फिर उसके बाद आपको नेगेटिव इफेक्ट हुआ, फिर आपको क्या हुआ, फिर आपको नेगेटिव थॉट्स मेमोरीज आनी शुरू हुई एंड अल्टीमेटली डिप्रेशन हुआ। ठीक है, इस तरीके से ये काम करेगा। अब DSM-5 के अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हैज बीन क्लासिफाइड इन विच कैटेगरी? एंजाइटी, मूड, डिसोसिएटिव या फिर OCD? किसके अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव सबसे ज्यादा काम करने वाला है? इट इज गोइंग टू वर्क अंडर अपनी खुद की कैटेगरी में। क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया है? क्योंकि OCD पहले एंजाइटी के अंडर आया करता था, अब उसे अपने आप में कैटेगरी बनाती है। नाउ माय क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल इज कि OCD के अंदर ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, इसके अंदर और कौन से 3 डिसऑर्डर्स आते हैं, आप मुझे बताओगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू DSM-5 एंजाइटी डिसऑर्डर्स कंप्राइज डिप्रेशन, सोशल फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर एंड जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। बताइए भाई आपके एंजाइटी डिसऑर्डर्स में क्या क्या आता है? हमें पता है डिप्रेशन जो है मूड डिसऑर्डर्स का पार्ट है, सोशल, पैनिक और जनरलाइज तो आता ही है। तो B, C एंड D आप यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए DSM-5 के अंदर बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर इज प्लेस्ड इन मूड डिसऑर्डर, सोमैटोफॉर्म, एंजाइटी या फिर OCD। जो आपका बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है ये आपका OCD एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में आता है। इसके साथ साथ आपको ट्रिक्लोमेनिया, स्किन पिकिंग, हेयर पिकिंग डिसऑर्डर्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मैच द पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉर्डरलाइन, पैरानोया, इन सबको आपको मैच करना है। कभी भी आप देखोगे हिस्ट्रॉनिक के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे ड्रामेटाइजेशन बहुत देखने को मिलेगी। ठीक है,
लेकिन जो आपका पैरानोया होगा उसके अंदर सस्पिशियसनेस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। बॉर्डर लाइन में आपकी इम्पल्सिवनेस हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि पैरानोया के अंदर एज आई हैव टोल्ड यू सस्पिशियसनेस, मिसट्रस्ट होगा। हिस्ट्रोनिक के अंदर ड्रामेटाइजेशन बहुत होगी बिकॉज यू आर डिपेंडेंट। स्किज़ोटिपिकल के अंदर और थॉट पैटर्न्स हो जाएंगे एंड बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी में इम्पल्सिवनेस बहुत होगी, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स बहुत ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। चलिए, डैश इज अ सेंसरी एक्सपीरियंस दैट सीम्स रियल टू द पर्सन हैविंग इट बट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल परसेप्चुअल स्टिमुलस। हम इसे क्या बोलते हैं, क्या ये डिल्यूजन है, इल्यूजन है, हैलुसिनेशन है या डिप्रेशन है। हमें पता है कि जब हमारे पास एक एक्स्ट्रा परसेप्चुअल स्टिमुलस की वजह से हो रहा है तो इट इज गोइंग टू बी योर हैल्यूसिनेशन, ठीक है। द डैश इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेरिएंस एंड इज फिगर्ड बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपका वेरिएंस से रिलेट करता है एंड इज फिगर्ड बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देते हो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है ना। चलिए, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का पार्ट है ये। द फॉर्मूला फॉर चेंजिंग अ रॉ स्कोर टू अ जी स्कोर, जब आपको रॉ स्कोर को जी स्कोर में कन्वर्ट करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या है। वन ऑफ द क्वेश्चन जो रिपीट होता है तो इट इज योर x माइनस एम अपॉन में एस डी। एक्स इज योर रॉ स्कोर, एम इज योर मीन, एस डी इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये कैलकुलेट करने को भी आपको आता है। इसके अलावा रिग्रेशन, ये सब क्वेश्चन भी जो है आपके पूछे जाने लगे हैं। नो वंडर दैट नेक्स्ट साइकिल में आपसे फैक्टर एनालिसिस पे भी क्वेश्चन पूछा जाए। Which of the following are parametric statistics? Easy question. Parametric statistics कौन कौन से हैं? Spearman rank order, Pearson, t-test, Mann-Whitney. पैरामेट्रिक जो है आपके यहाँ पे कुछ assumptions फिल करनी होती हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट और टी टेस्ट आपका आने वाला है, ठीक है। बी एंड सी ओनली होगा क्योंकि स्पीयरमैन जो है इसका काउंटर पार्ट है और ये भी हमारा टी टेस्ट का काउंटर पार्ट है, ठीक है। चलिए, द सिग्निफिकेंस लेवल विच इज द चांस ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर। एक ऐसा सिग्निफिकेंस लेवल जहां पे आप एक टाइप 1 एरर बना सकते हो, हम उसे क्या कहते हैं, अल्फा बीटा। क्या होता है, हम इसे अल्फा बोलते हैं, ठीक है। इट इज नोन एज अल्फा। इट इज बेसिकली जहां पे प्रोबेबिलिटी है कि आप एक रिजेक्ट कर सकते हो एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को। इफेक्ट नहीं था पर फिर भी आपने मान लिया इफेक्ट है, ठीक है। इन द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट परसेंट ऑफ स्कोर लाइज बिटवीन +1 to -1 SD। तो आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है अच्छे से बनाना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका इस तरीके से कर्व बन जाएगा। तो आपके ये एरियाज हैं, तो आपसे +1 पूछा जा रहा है, तो ये -1 से +1 में कितना आता है, यहाँ पे आपका 34% आता है। इन्हें प्लस कर दोगे तो आपको 68.26 मिल जाएगा। आगे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपका 14 होता है, यहाँ पे आपका 2 होता है। टोटल एरिया मिला के कुछ 99 के आसपास आपका आ जाता है। जॉन बी वॉटसन इज अ डैश, स्ट्रक्चरलिस्ट, फंक्शनलिस्ट, बिहेवियरिस्ट या फिर साइको एनालिस्ट। हमें पता है वॉटसन इज द फाउंडर ऑफ लर्निंग बिहेवियरिज्म, तो बिहेवियरिस्ट हैं वो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द साइंस ऑफ बिहेवियर दैट फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। एक साइंस है जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, देखने वाली जो बाहर से ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है सिर्फ उसी पे ध्यान दे रहे हो। तो कौन सी साइंस हो सकती है, ऑफ कोर्स इट इज योर बिहेवियरिज्म। कौन सी ईयर में एस्टैब्लिश हुई है, 1913 में हुई है। किसने करी है, वॉटसन ने करी है। कौन कौन से लोग इसके अंदर आ सकते हैं, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, सब इसके अंदर आ जाएंगे, टॉलमैन भी। In the definition of psychology, the mental process means, डेफिनेशन है साइकोलॉजी की, उसके अंदर मेंटल प्रोसेसेस का क्या मतलब है, फेशियल एक्सप्रेशन, आउटवर्ड और ओवर्ट एक्शंस एंड रिएक्शंस, इंटरनल कोवर्ट प्रोसेस या फिर ओनली ह्यूमन बिहेवियर। देखा जाए तो मेंटल प्रोसेसेस के अंदर तो सिर्फ अंदर अंदर की चीजें आ जाती हैं, तो इंटरनल कोवर्ट प्रोसेसेस आपके यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, the goals of psychology are to uncover the mysteries of human and animal behaviors through their description, analysis, description, explanation, prediction, control। हमारी साइकोलॉजी के हमें पता है 4 गोल्स हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम यहाँ पे ये चीजें कर सकते हैं, ABC एंड D, क्योंकि डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी है और उन्हीं की यहाँ पे बात जो है आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। चलिए, डैश इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग अ बिहेवियर एंड नोटिंग एवरीथिंग अबाउट इट। एक ऐसा पर्टिकुलर गोल जिसके अंदर आप हर एक चीज ऑब्जर्व करते हो एंड देन सारी चीजें नोट डाउन करते हो। तो डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन, कंट्रोल या एनालाइजिंग क्या बनता है यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी योर डिस्क्रिप्शन बिकॉज यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग। तो जब आप व्हाट इज हैपनिंग पे ध्यान दे रहे हो तो यही पार्ट आपका यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। मैच द टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे आपको इनके साथ मैच करनी है, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट। सो देखा जाए तो जब भी आप किसी इंसान के ट्रेट्स और बिहेवियर्स को डिफाइन कर रहे हो इंडिविजुअली, तो इट विल बी योर पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। डिग्री ऑफ लर्निंग और सक्सेस इन अ पर्टिकुलर टास्क या फिर केपेबिलिटी फॉर अ स्पेसिफिक टास्क और अ स्किल क्या होना चाहिए,
जब भी आप ए को लगाओगे तो आपका थर्ड आ जाएगा, ए के थर्ड से आपको ऑप्शन नंबर 4 मिल जाने वाला है। क्यों? क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं, इट इज द कैपेबिलिटी, द पोटेंशियल टू एक्वायर अ स्किल। ठीक है, चलिए, अ टेस्ट दैट मेजर्स कॉग्निटिव, सेंसरी, परसेप्चुअल एंड मोटर परफॉर्मेंस कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर। एक ऐसा टेस्ट जिसके अंदर हमारी कॉग्निटिव, सेंसरी, परसेप्चुअल और सारी मोटर परफॉर्मेंस कैटेगराइज करी जा सकती हैं। इज इट योर एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज, पर्सनालिटी टेस्ट या फिर न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट? हम यहाँ पे कॉग्निटिव, सेंसरी, परसेप्चुअल हर चीज पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये आपके न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस इन द टेस्ट कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या हो रही है? टेस्ट कंस्ट्रक्शन, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूजुअली रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, क्या हम सबसे पहले सीधा टेस्ट कर देंगे आइटम्स को? टेस्टिंग द आइटम्स विल बी द लास्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। ऑप्शन आ गया, जैसे ही आप सबसे पहले डिफाइन करोगे टेस्ट को, सेलेक्टिंग अ स्केलिंग मेथड, डिफाइनिंग द टेस्ट, कंस्ट्रक्टिंग द आइटम्स। हाँ ठीक है, सही बोल रही हूँ मैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम टेस्ट को डिफाइन करेंगे, फिर इसके बाद जो है एक स्केलिंग मेथड देखेंगे कि किस स्केल्स पे रखना है, 5 4 3 2 1। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे आइटम्स को, फिर हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स देखेंगे, फिर लास्ट में जाके राइट करेंगे। ठीक है, चलिए, मैच द टेस्ट विद इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमारी क्या है? मेजरमेंट लेवल्स है, नॉमिनल ऑर्डिनल रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका। ठीक है, सो नॉमिनल के अंदर यूजुअली सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी आती है। ठीक है, तो ए का थर्ड लगाओगे, ऑप्शन आ जाएगा। जैसे जैसे आप आगे जाते हो तो हर एक पुरानी स्किल आपकी, इसके पुराने के स्टेप्स आपके सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, फीचर्स। तो ऑर्डिनल के अंदर क्या होता है? यूजुअली हम लोग यहाँ पे रैंकिंग करते हैं। इंटरवल के अंदर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे हमारे पास आर्बिट्री 0 होता है और इक्वल इंटरवल्स होते हैं, लेकिन रेशियो के अंदर हमारे पास एब्सोल्यूट 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द इंडेक्स स्कोर विद द कोर टेस्ट, सब टेस्ट फॉर WISC, यानी कि वेशलर का स्केल आपसे फिर से पूछा जा रहा है। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, परसेप्चुअल, ये आपके अलग, ये 4 इंडेक्स हैं जिसके ऊपर इंटेलिजेंस आपकी मेजर करी जाती है, और ये कुछ टेस्ट हैं। सो प्रोसेसिंग स्पीड, वर्किंग मेमोरी, परसेप्चुअल रीजनिंग, ये आपके 4 टेस्ट हैं, इन्हें आपको यहाँ पे मेजर इनके साथ लगाना है। सो जब भी आपके वर्बल कॉम्प्रिहेंशन की बात होगी तो उसके अंदर हम लोग से डिजिट स्पैन के ऊपर ज़्यादा जाने वाले हैं। ठीक है, पिक्चर कॉन्सेप्ट्स आपके नहीं होंगे, नॉट इवन डिजिट स्पैन। इसके अंदर हम लोग जो हैं सिमिलैरिटीज पे जाएंगे। ठीक है, सिमिलैरिटीज पे जाएंगे, तभी ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलैरिटीज पे हम लोग जाएंगे। ये रहा ए का 1। परसेप्चुअल रीजनिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं? पिक्चर कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा। चलिए, मैच द साइकोलॉजिस्ट विद पर्सनालिटी थ्योरी, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑलपॉट ने हमें क्या दिया है? फ्रॉइड तो यार हमें पता है, सी का फर्स्ट लगा दो। साइको एनालिटिक थ्योरी, सी का फर्स्ट। इसके देखो ऑप्शन, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बनता है। कैरन हॉर्नाई की हमारे पास क्या है? इंटरपर्सनल थ्योरी। ठीक है, ऑलपॉट ने हमें ट्रेट थ्योरी दी है, और उसके बाद आइसेंक ने हमें टाइप थ्योरी दी है। ठीक है, चलिए, अरेंज द फॉलोइंग पर्सनालिटी थ्योरीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन्हें आप क्रोनोलॉजी में लगाइए। तो सोशल लर्निंग, ह्यूमनिस्टिक, साइकोएनालिटिक एंड इंटरपर्सनल। तो क्रोनोलॉजी में लगाने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले आपके पास साइको एनालिटिक आई है, ह्यूमनिस्टिक सबसे लास्ट में आई है, तो सी से लगाओ और बी पे ही एंड करेगा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर ही पता चल गया। पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन इट्स हिज यूनिक एडजस्टमेंट्स टू हिज एनवायरनमेंट। ये जो डेफिनेशन है पर्सनालिटी की, इट वाज गिवन बाय ऑलपॉट, कार्ल गुस्ताव युंग, एडलर या कैरन हॉर्नाई। हमें पता है ये ऑलपॉट ने दी है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए ऐसे बेसिक डेफिनेशंस जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो युंग ने दी हो, एडलर ने दी हो। तो यही सारी चीज़ें जो है मैंने अपने पेड बैचेस में नोट्स के अंदर कवर करके रखी हैं, जो मैं आपको एक्सप्लिसिटली समझाती हूँ, बताती हूँ कि ये याद करना है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करने को आती है, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को मैं पढ़ाती हूँ, क्रोनोलॉजी आती है ज़्यादातर, एंड अब तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ भी आने लगे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जो है अच्छे तरीके से अपने 27 की प्रेपरेशन करें। चलिए, डिफेंस मैकेनिज्म को उसके की एलिमेंट के साथ यहाँ पे मैच करना है। सो डिप्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रोजेक्शन और रैशनलाइजेशन है। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता ही होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हो, रिप्रेशन में आप फॉरगेट करते हो तो ए का आप थर्ड लगा दो। ठीक है, ए का थर्ड लगाओगे तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे कट जाएंगे। बी का आपने फोर्थ लगाया, द बेस्ट डिफेंस इज अ गुड ऑफेंस, ऑफ कोर्स यस। प्रोजेक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो दूसरों को, तो सी का सेकंड लगा दो जरा।
सी का सेकंड लगाओगे तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास आ गया, ठीक है। सो आपके पास आप रैशनलाइजेशन में एक्सक्यूजेस बना रहे हो, रिएक्शन फॉर्मेशन में बेस्ट डिफेंस है कि आप उसको ऑपोजिट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। चलिए, अगर आपको प्रोजेक्शन कभी भी आइडेंटिफाई करना हो तो आप एट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी कर सकते हो। एट्रीब्यूशन इज अनदर वर्ड जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इन देयर ऑर्डर, ये आपको जरूर हर साल पूछा जाता है। फैलिक, एनल, ओरल, तो समय पता है सबसे पहले ओरल आएगी, फिर एनल आएगी, फिर उसके बाद फैलिक आएगी, सॉरी CBAD आएगी कि पहले हमारे पास फैलिक आएगी, फिर हमारे पास लेटेंसी आएगी, राइट। चलिए, Who has discussed basic anxiety and basic hostility? आंख बंद करके हम बता सकते हैं कैरन हॉर्नाय, है ना। बेसिक एंजाइटी जो वो कहती है कि बचपन में हर एक के अंदर होती ही होती है। अकॉर्डिंग टू ऑलपॉट, एक ऐसा सिंगल ट्रेट जो हमारी पर्सनालिटी को पूरा डोमिनेट करता हुआ चलता है, तो हम लोगों को पता है कि ये कार्डिनल ट्रेट ही होता है, ठीक है। चलिए, मैच द बिग फैक्टर्स विद इट्स रेंज, तो यहाँ पे हमारे पास नियो पीआई या फिर आप इसे ओशन मॉडल कह सकते हो। तो कंसाइंटियसनेस आपको पता है क्या होता है, डिसिप्लिन, तो सी का सेकंड लगाओ, ऑप्शन आ गया, जिसमें ए एक्सट्रोवर्जन होता है, जो आउटगोइंग एंथुसियास्टिक होते हैं, ठीक है। चलिए, लाइट रेज पास थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आई टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू अ न्यूरल कोड, तो अरेंज करना ये सीक्वेंस इस साल भी आया था और इस बार तो ऑल्फैक्टरी भी पूछा गया था। प्यूपिल, कॉर्निया, रेटिना, लेंस, रेटिना हमें पता है सबसे लास्ट में आता है, तो इसके बेसिस पे आप ये लगा सकते हो जहाँ पे पहले आपकी आंखों से रोशनी कॉर्निया में एंटर करेगी, फिर वो लेंस पे जाने वाली है, सॉरी कॉर्निया पे, प्यूपिल, हाँ कॉर्निया से एंटर करेगी, प्यूपिल पे जाएगी, फिर लेंस पे जाएगी, फिर रेटिना पे आएगी, फिर वो आगे ऑप्टिक नर्व ट्रैक्ट से होते हुए, काइज्म से होते हुए आपके विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंच जाएगी। अरेंज द माइलस्टोन्स ऑफ लोकोमोटर डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी अप टू 4 मंथ्स, 4 महीने तक के बच्चे के आपको यहाँ पे लगाने हैं, तो वो क्या करेंगे, क्या वो पहले उनका एक फीटल पोस्चर रहने वाला है, रीच एंड मिस, लिफ्ट हेड, लिफ्ट चेस्ट। अगर आपको पता है कि पहले तो बच्चे का एक फीटल पोस्टर ही रहेगा, तो सी ऑप्शन आपका सबसे पहले आ जाएगा। अब डी और ए में से देखते हैं, डी है रीच एंड मिस और ए है लिफ्ट चेस्ट। तो 4 महीने तक का बच्चा सबसे आखिरी में क्या करेगा, शायद उस चीज तक पहुंच जाएगा पर फिर भी मिस कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या बनना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्योंकि रीच एंड मिस जो है बच्चा सबसे आखिरी में करेगा, तभी तो 4 मंथ्स का है कि बच्चा यहाँ तक पहुंच भी रहा है और उससे पहुंचने की कोशिश भी है, छूट भी रही है कई बारी। अब आपको यहाँ पे क्या करनी है, पियाजे की थ्योरी लगानी है, बहुत ही ईजी है, हम लोगों को पता है। सबसे पहले सेंसरी मोटर ऑप्शन, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं यू कैन क्रैक CUT-PG, बट अगेन जो सबसे मेन बात आती है वो ये आती है कि किस तरीके से आपने अपने बेसिक्स को क्लियर किया है, ठीक है। क्योंकि 26 का पेपर ने पूरा का पूरा गेम पलट दिया था। अगर आपने 26 का पेपर नहीं किया है तो वो अपलोडेड है, आप जाके उसे चेक करिए। चलिए, मैच द एज विद द मेजर अकम्पलिशमेंट एज पर पियाजेस थ्योरी, पियाजे की थ्योरी के बेसिस पे आपको ये लगाना है अकम्पलिशमेंट्स को। तो हमें पता है कि 0 से 2 ईयर्स में हमें ऑब्जेक्ट परमानेंस ही देखने को मिलती है सबसे पहला, तो ए का 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा, बहुत ही ईजी है ये, ठीक है। फिर इसके बाद 2 to 7 ईयर्स के अंदर हमें क्या देखने को मिल जाता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को सिंबॉलिकली ऐसा सोचने लग जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास 7 to 12 ईयर्स के अंदर क्या हो जाता है, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है ऑफ प्रिंसिपल्स, बट लास्ट में आपके पास हाइपोथेटिकली भी आप बहुत ज्यादा सोच पाते हो, ठीक है। Who has developed a theory of cognitive development which emphasizes the role of social factors and language? किसने हमारी theory of cognitive development बनाई है, जिन्होंने ध्यान दिया है हमारे social factors और language के ऊपर? हमें पता है that it is none other than Vygotsky, ठीक है। चलिए, अगला आता है अकॉर्डिंग टू कोहलरबर्ग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव मोरल डेवलपमेंट इन विच स्टेज इज मोरली जज्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट सैटिस्फाइज वन्स ओन नीड्स एंड दोज ऑफ अदर्स। कौन सा लेवल है मोरल डेवलपमेंट का जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी नीड को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और दूसरों की भी। तो इट इज मोर और लेस ऑन योर स्टेज 2 सॉरी, जहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंटल प्रिंसिपल या फिर एक्सचेंज की तरफ जाते हो, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट हो जाता है, व्हाट्स इन इट फॉर मी। चलिए, our ability to recognize the emotions of others, to understand these feelings and to experience them ourselves at least to a degree. आप अपना पैर जो है दूसरे के शू में रख के देख रहे हैं, to understand is going to be sympathy, ठीक है, sympathy रहने वाली। सॉरी सिंपैथी तो फेक होती है, यू शुड नॉट सिंपैथाइज एनीबॉडी, इट शुड बी एम्पैथी, बिकॉज आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से जब समझ रहे हो, ठीक है। कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसे एग्जाम में देखने को मिलेगा व्हेन यू आर वेरी मच स्ट्रेस्ड, जिस वजह से आपको करेक्ट ऑप्शन भी गलत हो सकता है। तो यू हैव टू यू शुड नो दैट आपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक किया है,
ठीक है, कई बार ये गलतियां आपके साथ भी हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन का स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, द ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट फेस इज डेवलप इन द टास्क ऑफ इन्फेंट। छोटे से बच्चे में ही आपको ये सब चीजें जो है देखने को सबसे ज्यादा मिलने वाली है। With that, guys, we are done with our CUET PG 2025 question paper. Now I will see you in the next video. And मैंने आपको जैसे बताया that आप लोग मुझे contact कर सकते हो किस email ID पे, muskan.gupta@247.com, जहाँ पे आप लोगों की किसी concept से related queries हैं या फिर आपको लग रहा है कि मैम हमारे लिए कौन सा batch लेना best है, हमें बता दीजिए। तो इसके लिए आप लोग मुझे यहाँ पे contact कर सकते हो and I will help you out solve your queries. Alongside अगर आपको लगता है मैम मेल करना तो बहुत ही मुश्किल है, तो आप मुझे इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो 9240023288। इस नंबर को नोट कीजिए एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।